हेलो स्टूडेंट, अब तक हम फोटोसिंथेसिस में उसके मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ चुके हैं। डार्क रिएक्शन में हमने केल्विन चक्र, C3 चक्र बताया। ठीक है, C3 चक्र में उपस्थित रूबिस्को की द्वैत प्रकृति, डबल ड्यूअल नेचर की वजह से एक वहां पर जो समस्या शुरू होती है वो होती है फोटो रेस्पिरेशन की। वो भी हमने बात करी कि प्रकाश श्वसन क्या चीज है और क्यों होता है, क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन की अधिकता होने पर कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है और उस वजह से वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम कर देता है लगभग 25%, और फोटो रेस्पिरेशन का एक बेकार वेस्टफुल प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, जिसका कोई लाभ नहीं है। श्वसन जरूर कह रहे हैं उसको फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन उसमें कोई एटीपी नहीं बन रहे बल्कि काम आ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस की भी क्षमता कम हो रही है। तो C3 चक्र या केल्विन चक्र के साथ में रूबिस्को की वजह से ये एक कमी है। अब प्रकृति ने ये बना तो दिया चक्र, अब इस पूरे चक्र को आमूल चूल परिवर्तन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इस कमी के चलते प्रकृति में पौधों में आगे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ और कुछ और नई चीजें बनी। और चैप्टर के आगे के हिस्से में हम यही देखेंगे कि अब डार्क रिएक्शन में जहाँ CO2 का स्थिरीकरण फिक्सेशन करके हम जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उसमें आगे क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या विविधताएं आई। C3 चक्र तो हमें पता ही, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए एक इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और एक नया पाथवे बना डार्क रिएक्शन का। एक और मैकेनिज्म, एक वैकल्पिक मैकेनिज्म हमें मिलता है कुछ पौधों में, वो है C4 पाथवे। इसे हम C4 पाथवे या हेचेंसलेक पाथवे भी कहते हैं। हालांकि आज भी ज्यादातर पौधे C3 पौधे हैं और वो केल्विन चक्र, C3 चक्र ही चलाते हैं। अब कुछ पौधों ने एक नया विकास शो किया है और इसमें अब C4 चक्र चलता है। पर ध्यान रहे, C4 चक्र जो चला रहे हैं उसमें भी C3 चक्र यानी कि केल्विन चक्र तो होता है। मतलब आप देखिए, इसको यूं समझिए कि एक ही कोशिका में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों हो रही है। लाइट रिएक्शन और अच्छी खासी जब लाइट पड़ती है तो अच्छी खासी ऊर्जा भी बनती है और खूब सारी ऑक्सीजन भी निकलती है। अब वो जो ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है वही समस्या का कारण हो जाता है रूबिस्को। वहीं स्ट्रोमा में रूबिस्को है और वहीं केल्विन साइकिल चक्री। अब वहां अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो कुछ रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम में लग जाते हैं और वहीं हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। तो ये बात हमें समझ में आई कि हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को एक साथ एक ही जगह कर रहे हैं और इसीलिए वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी और फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं इसको थोड़ा बदला जाए। तो प्रकृति ने क्या किया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की जगह बदल दी। अलग अलग कोशिकाओं में, एक कोशिका में मुख्य रूप से लाइट रिएक्शन कर रहे हैं और दूसरी में डार्क रिएक्शन करेंगे। जहां हम रूबिस्को और डार्क रिएक्शन कर रहे हैं, केल्विन चक्र चला रहे हैं, वहां हम लाइट रिएक्शन का इतना भाग ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक व्यवस्था की गई और हम कहते हैं कि जो प्राथमिक CO2 का अवशोषण, जो स्थिरीकरण है, वो RUBP करता है रूबिस्को एंजाइम से और फिर 3-PGA बनता है, 3 कार्बन का पहला स्टेबल पार्ट। यही था केल्विन साइकिल। प्रकृति ने इसको बदला और केल्विन साइकिल को कोई छेड़छाड़ नहीं की, वो जैसा है वैसा ही रखा, लेकिन उसके आगे एक छोटा सा भाग और जोड़ दिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा रूबिस्को ले उससे पहले एक बार और फिक्स करने लग गए हम, ताकि रूबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर मिल सके, वहां कमी ना आए और रूबिस्को कभी ऑक्सीजनेज की तरह काम ही ना कर पाए। कुछ ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं C4 पाथवे, भी हम डिटेल्स बताते हैं आपको। ठीक है, हेचेंसलेक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मक्का में और गन्ने में, मक्का व गन्ने की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन की एक अतिरिक्त क्रियाविधि खोजी और इस अतिरिक्त क्रियाविधि को नाम दिया गया C4 पाथवे। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं OAA। ठीक है, हेचेंसलेक वैज्ञानिक ने मक्का और गन्ने जैसे पौधों की पत्तियों में डार्क रिएक्शन की क्रियाविधि में एक अतिरिक्त वैकल्पिक क्रियाविधि देखी है, जो आपकी C3 साइकिल से अधिक सक्षम भी है, अच्छी भी है, और इसमें पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसे C4 चक्र कह रहे हैं। जबकि केल्विन चक्र में पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो उसे C3 चक्र कहते हैं, PGA बनता है। ठीक है, जिन पौधों में C4 चक्र मिलता है, अब हम उन पौधों को C4 पौधे कहने लग गए हैं। तो जिनमें C3 चक्र मिलता है वो C3 पादप, जिनमें C4 मिला है वो C4।
C4 पादप, हालांकि प्रकृति में अभी भी C3 पादप ज्यादा है। C4 पादप C3 पौधों से अधिक विकसित माने जाते हैं और ये भी कम है। इनमें भी मुख्य रूप से तो मोनोकोट है, एक बीजपत्री। वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, डाइकोट और मोनोकोट में ज्यादा विकसित पौधे कौन से होते हैं? मोनोकोट। मोनोकोट बाद में आए, इसलिए बहुत सारे मोनोकोट में और कुछ डाइकोट में C4 विधि मिली है। आपको कुछ उदाहरण ध्यान रखने। उदाहरण में ग्रेमिनी कुल के सदस्य, जो घास कुल होता है जिसे हम पोएसी भी कहते हैं, ग्रेमिनी कुल के सदस्य घास जो होती है सबसे विकसित पौधे माने जाते हैं ग्रेमिनी कुल के। और इन्हीं ग्रेमिनी कुल के सदस्यों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो घास है उनमें C4 पाथवे मिला है। हालांकि ग्रेमिनी कुल के सारे सदस्य C4 नहीं है। गेहूं चावल जैसे जो प्रमुख पौधे हैं वो तो C3 ही है। गेहूं चावल उदाहरण भी बताया था आपको, ठीक है। लेकिन इसी ग्रेमिनी कुल के कई सदस्य जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, इनके अंदर जो कि एक तरह से उष्णकटिबंधीय घास भी कहलाती हैं, इनमें C4 चक्र चलता है और इसीलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण ज्यादा अच्छा और ज्यादा सक्षम होता है। तो ग्रेमिनी कुल के कई मोनोकोट पौधों में ये मिलता है। उदाहरण के लिए गन्ना, मक्का, ज्वार, ठीक है। कुछ डाइकोट पौधे भी हैं जैसे एमरैंथस, चिनोपोडियम, एट्रिप्लेक्स, और भी नाम है, 2-4 नाम, इनके भी ध्यान रखिए। तो कुछ डाइकोट पौधे और कई सारे मोनोकोट पौधे, वो भी ग्रेमिनी कुल की जो ट्रॉपिकल घास है, गन्ना और मक्का जैसी, उनमें ये मिलता है। अब C4 चक्र में आखिर क्या खास बात है और किस तरह से प्रकृति ने, आप देखो, केल्विन चक्र को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है ये, आप जरा इसकी खासियत देखिए। तो फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में C4 पादप C3 पादप की तुलना में अधिक विकसित पाए जाते हैं और इनमें ऐसे 2 प्रमुख लक्षण हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा विकसित है। 2 ऐसी खास बातें हैं जो C4 पौधों को C3 से अलग करती है। पहली चीज, प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन की अनुपस्थिति, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन या नहीं होता या नगण्य होता है। अनुपस्थिति भी कह सकते हैं या नगण्य भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने एक जगह अनुपस्थित लिखा है, एक जगह नगण्य लिखा है, तो लगभग एक ही बात है, वो अनुपस्थित ही माना जाता है। और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने की वजह से क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की क्षमता बढ़ जाएगी। तो C4 पौधे अधिक सक्षम पौधे हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता C4 में। दूसरी चीज, पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक विकसित हुई है, क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है जो C3 पौधों के पत्तियों में नहीं मिलती। और आप देखिए, इस प्रकाश श्वसन को खत्म करने के लिए और रूबिस को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करे, इन सब की ही व्यवस्था का नतीजा है क्रेंज एनाटोमी। प्रकृति ने, आप देखो, इन चीजों को कैसे बदला, क्रेंज एनाटोमी विकसित की है। क्रेंज शब्द का अर्थ होता है वृत्त, वृत्त या यूं कहें गोल घेरा या माला, मालाकार गोल घेरा जैसी कोई संरचना को हम क्रेंज कहते हैं। और इनकी पत्तियों का जब अनुप्रस्थ काट हम देखते हैं तो हमें बड़ी अच्छे से क्रेंज एनाटोमी दिखती है। इसमें क्या खास बात होती है? पत्तियों में जहां संवन पुल होते हैं, वस्कुलर बंडल, उसके चारों ओर अच्छी खासी बड़ी बड़ी कोशिकाओं का एक टाइट जैकेट होता है। कोशिकाएं बिल्कुल पास पास चिपकी हुई और एक या एक से ज्यादा कई स्तर हो सकते हैं। इन बिल्कुल टाइट कोशिकाओं को और बिल्कुल जैकेट की तरह इन कोशिकाओं को कहते हैं बंडल शीथ सेल, पुल आच्छादित कोशिकाएं, जो संवहन पुल के चारों तरफ बड़े अच्छे से जकड़े हुए होती है। तो पुल आच्छादित कोशिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद में पर्ण मृत्यु तक मेसोफिल सेल्स होती है। इस तरह की व्यवस्था C3 में नहीं होती। इन पत्तियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक तो मेसोफिल सेल है और एक बंडल शीथ सेल होती हैं। और इन कोशिकाओं की एक विशिष्ट जमावट पाई जाती है घेरे में, गोल घेरे में मिलती है। ये भी बताता हूं कैसे। लेकिन ये क्रेंज एनाटोमी का विकास इसीलिए हुआ है ताकि हम प्रकाश संश्लेषण के लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को अलग अलग कर पाएं, ताकि हम रूबिस्को को कभी इतनी ऑक्सीजन से सामना ही न करवाएं, उसको CO2 दे ताकि वो हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह काम करे। इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा और हमारी प्रकाश संश्लेषण उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। अब क्रेंज एनाटोमी क्या है, पहले जरा हम इसको समझें। और यहां पर प्रकाश संश्लेषण को स्थान के आधार पर बांट दिया गया, आधा इधर आधा इधर, यूं समझ लीजिए। और ये करने का फायदा क्या रहा कि हमारा फोटो रेस्पिरेशन का ये काम नहीं हो पाता है। ठीक है, आप देखिए क्रेंज एनाटोमी का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये देखिए।
आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ये जो डायग्राम है क्रेंज एनाटॉमी का, हालांकि ये मैंने थोड़ा छोटा और सरलीकृत बनाया है। इसमें आप देखिएगा सबसे केंद्र में ये जो गोला बना रखा है, एक्चुअली ये जो है ये है वेस्कुलर बंडल है, सांकेतिक रूप से दिखाया है मैंने। ये संवहन पुल है, वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। ये वेस्कुलर बंडल। अब इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर देखो बिल्कुल पास पास चिपकी हुई कोशिकाओं का एक घेरा है। ये संवहन पुल के चारों ओर है, तो इसे पुल आच्छादित कोशिकाएं बंडल शीथ सेल कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? बंडल शीथ सेल कहते हैं। ठीक है, ये बंडल शीथ सेल एक चक्र में या एक से अधिक स्तरों में पाई जा सकती है। एक से ज्यादा भी होते हैं, ये तो अपने पास जगह नहीं इसलिए मैंने एक ही बनाया, नहीं तो ऐसा कैसा इसके बाहर एक और फिर इसके बाहर बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं पुल आच्छादित कोशिकाएं। ये मोटी भित्ति युक्त होती, मैंने सारे करेक्टर लिख रखे हैं कॉपी में, ढंग से आप भी लिख दें। बंडल शीथ सेल कोशिकाएं एक अथवा एक से अधिक स्तरों में पाई जाएगी और ये मोटी भित्ति युक्त होती है और ये इतनी चिपकी हुई होती है कि कोई अंतर कोशिकीय अवकाश, दो कोशिकाओं के बीच में कोई गैप नहीं, बिल्कुल चिपकी हुई होती है और ये टाइट जैकेट के रूप में होती है। एक तरह से बिल्कुल एक जैकेट बना देती है जहां कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है, आसानी से गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, बड़ी मुश्किल से ही गैस का आदान प्रदान होगा, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है। ठीक है, इनमें जो हरित लवक होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं और कई सारे, इसमें पुल आच्छादित कोशिकाओं में बड़े बड़े और कई सारे हरित लवक होते हैं। और ये जो हरित लवक होते हैं ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब ग्रेना अनुपस्थित होता है। ठीक है, और आगे की चीजें भी बताते हैं। इधर देखिए, इन एक या कई चक्रों के बंडल शीथ सेल के बाद बाहर की ओर होती है लूज कोशिकाएं। देखो इनके बीच में मैंने ये गैप बना रखा है। ये जो गैप है ये मतलब इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश है और ये दूर दूर है। इनको कहते हैं मध्योतक या मीजोफिल सेल्स। ये पतली भित्ति युक्त होती है और अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें उपस्थित होते हैं, दिख रहे हैं। और ये भी बहुत सारी होंगी, इन बंडल शीथ सेल के बाहर की तरफ होंगी। ये जो होती हैं इनमें छोटे व हरित लवक कम पाए जाते हैं। उधर क्या है, बड़े और कई हरित लवक, यहाँ छोटे और कम हरित लवक है। दोनों के हरित लवक में अंतर है, कार्य का विभाजन यही दिखेगा आपको। ये जो है ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेना युक्त क्लोरोप्लास्ट है या बिना ग्रेना वाले क्लोरोप्लास्ट है। ये जो है ये एक ग्रेनल है, ग्रेना अनुपस्थित। स्ट्रोमल लैमिली होती है। स्ट्रोमा की जो वो एक एक लैमिली फ्रिट चैनल जिसको बोला था अपन ने, स्ट्रोमल थाइलेकोइड, वो होते हैं। यहाँ पर तो ग्रेना बिल्कुल अच्छे से उपस्थित होता है, ग्रेना वगैरह सब है। अब आप देखो ग्रेना है तो सीधी सी बात है, नॉन साइक्लिक व साइक्लिक दोनों प्रोसेस होंगी, अच्छे से लाइट रिएक्शन होगी, एटीपी NADPH2 बनेंगे और ऑक्सीजन भी मुक्त होगी। मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है, यहाँ पर ATP भी बन रहा है, NADPH2 भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी मुक्त हो रही है। अब यहाँ देखो इनमें क्या है, कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश है तो ये ऑक्सीजन इन अवकाश के थ्रू बाहर आ जाती है और ये ऑक्सीजन इस बंडल शीथ सेल के टाइट जैकेट में अंदर ज्यादा नहीं जा पाती। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से नहीं जाती, थोड़ी बहुत तो जाती है और वो तो जरूरी भी है, श्वसन कैसे होगा। तो यहाँ जो ऑक्सीजन जाएगी बहुत कम जाएगी, जो श्वसन वगैरह में काम आ जाएगी, एटलीस्ट रूबिस्कोप पर ऑक्सीजन इसका काम नहीं होने देगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन ज्यादातर बाहर निकल आएगी, थोड़ी बहुत अंदर जा पाएगी। और इस वाले हरित लवक में ये जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, इसमें एक जो विशेष बात है, केल्विन चक्र के एंजाइम नहीं है, तो यहाँ केल्विन चक्र नहीं चलता। रूबिस्को अनुपस्थित, देखा हरित लवक में काम बांट दिया गया। मेसोफिल सेल के जो हरित लवक हैं उनको बोला गया आप तो लाइट रिएक्शन पर फोकस करो, अच्छे से बाहर की तरफ है, लाइट अवशोषित करो, यूं घेरे में इस तरह से बनाइए कि अवशोषण भी अच्छे से होता है। ठीक है, और लाइट अवशोषित करो, एटीपी बनाओ, NADPH2 बनाओ, ऑक्सीजन मुक्त करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ के स्ट्रोमा में केल्विन चक्र के एंजाइम नहीं है, रूबिस्को नहीं है, केल्विन चक्र हो गई नहीं, तो यहाँ बनने वाली ऑक्सीजन से कुछ नहीं होने वाला, ये बाहर आ जाएगी, थोड़ी बहुत अंदर जाएगी जो श्वसन में काम आ जाती है बस। जबकि आप देखिए बंडल शीथ के जो एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, अब ग्रेना नहीं है तो लाइट रिएक्शन का ज्यादा काम नहीं होगा। स्ट्रोमल थाइलेकोइड होने की वजह से केवल साइक्लिक प्रोसेस होगा और हम जानते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP बनते हैं,
लेकिन ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, वो तो नॉन साइक्लिक में होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होंगे, एटीपी तो बनेंगे लेकिन ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी। इसके क्लोरोप्लास्ट में यहां एटीपी बनता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनेगी। और यहां पर अब जो है रूबिस्को उपस्थित है, इसमें रूबिस्को एंजाइम है, केल्विन चक्र के एंजाइम रूबिस्को उपस्थित है और यहां केल्विन चक्र चलता है अंदर यहां। और जहां रूबिस्को है, जहां केल्विन चक्र चल रहा है, वहां हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने ही नहीं दे रहे। अब आप देखिए इसमें अभी कुछ चीजें और हैं। मैंने आपको ये हरित लवक में द्विरूपता दिखी। C4 पौधों में दो प्रकार के हरित लवक पाए जाएंगे, मेसोफिल सेल के हरित लवक और बंडलशीथ सेल के हरित लवक में अंतर रहेगा। फिर से कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेसोफिल सेल के हरित लवक छोटे होते हैं और संख्या में भी कम होते हैं। मेसोफिल सेल के हरित लवक ग्रेनल होते हैं, उसमें अच्छे खासे ग्रेना विकसित होते हैं। मेसोफिल सेल के हरित लवक में लाइट रिएक्शन अच्छे से चलती है और यहाँ चक्र साइक्लिक नॉन साइक्लिक सारे प्रोसेस होते हैं। एटीपी NADPH2 बनते हैं, जल का उपयोग होकर ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, ये सारा काम होता है। लेकिन यहाँ पर केल्विन चक्र के एंजाइम और रूबिस्को एंजाइम नहीं है, इसलिए यहाँ केल्विन चक्र नहीं होता। समझ गए? ठीक है। जबकि बंडलशीथ सेल की कोशिकाएं मोटी भित्त युक्त और आपस में बिल्कुल चिपकी हुई होती, कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन या और भी गैसेस कम आ पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो हरित लवक है वो ए ग्रेनल है, मतलब ग्रेना नहीं है, क्योंकि अब यहाँ लाइट रिएक्शन करनी नहीं, तो ग्रेना हटा दी गई। केवल थोड़े बहुत स्ट्रोमल थाइलेकोइड होते हैं जिससे साइक्लिक प्रोसेस चल सकता है, जो केवल एटीपी बनाता है और यहाँ ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। फिर से कह रहा हूँ, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। यहाँ केल्विन चक्र के एंजाइम रूबिस्को एंजाइम उपस्थित है और बंडलशीथ सेल में मुख्य रूप से डार्क रिएक्शन का भाग होता है और यहाँ पर CO2 फिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। अर्थात मेसोफिल सेल ने लाइट रिएक्शन करी मेनली, और ये जो ऊर्जा रूप है एटीपी NADPH2 ये पहुंचा दिए बंडलशीथ सेल, ये प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से चले जाते हैं और यहाँ जो ऑक्सीजन मुक्त है वो ज्यादा नहीं जा पाती। ठीक है। और यहाँ डार्क रिएक्शन चल रही बंडलशीथ सेल में, जो एटीपी NADPH2 जो मेसोफिल से आए वो उपयोग में लेंगे, थोड़े एटीपी खुद भी बनाते हैं और रूबिस्को यहाँ पर है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा। अब यहाँ रूबिस्को को कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि देखो ऑक्सीजन कहाँ जा पा रही है वहां, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब बात यह आती है कि जब ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चलेगी? भाई केल्विन चक्र में CO2 तो चाहिए ना, और ये बिल्कुल टाइट जैकेट में, तो वास्तव में सही बात है, गैसीय विनिमय ज्यादा नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं जा रही, CO2 भी नहीं जा पाई। तो यहाँ CO2 कैसे लाई जाती है? एक और बड़ी विशेष बात देखिए, CO2 को वायवीय जो CO2 है एटमॉस्फेरिक, उसको पकड़कर मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में ही फिक्स कर देते हैं एक बार। प्राथमिक फिक्सेशन वही होता है, क्योंकि हमें पता है कि यूं CO2 अंदर नहीं जा पाएगी, तो हम मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में CO2 को फिक्स करके 4 कार्बन का एक एसिड बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। तो इन्हें कि पहला CO2 का फिक्सेशन भी किसमें हुआ? मेसोफिल में। अभी मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा। और वो जो एसिड होता है, ठीक है, वो 4 कार्बन का कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से मेसोफिल से किसमें आ जाता है? बंडलशीथ में, और वहां आकर के वापस ही CO2 मुक्त करता है। यानी कि इनमें मेसोफिल सेल और बंडलशीथ सेल में एक व्यक्ति ऐसा है जो मेसोफिल से ऑक्सीजन पकड़ के, बाहर से ऑक्सीजन लेके अंदर आकर के रूबिस्को के पास दे रहा है, सॉरी CO2, मेसोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वो बंडलशीथ में लाके दे रहा है। और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि लगातार यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनाए रखी जाती है, ऑक्सीजन को नहीं आने देते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ इतनी ही आती है जितने की इस कोशिकाओं का श्वसन हो जाए। ठीक है। और CO2 की बराबर मात्रा रखी जाएगी, चाहे बाहर CO2 ज्यादा हो कम हो कैसी भी हो, अंदर तक इतना प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से बाहर लाने में CO2 लाने के लिए एक आदमी काम कर रहा है, 4 कार्बन का एक कंपाउंड, और इसीलिए यहाँ बराबर CO2 मिलती रहेगी और अच्छे खासा फोटोसिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता रहेगा। फोटोसिंथेसिस को प्रकाश शोषण से बचाने के लिए इस तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 अलग अलग कोशिकाओं में बांट दिया गया। तो मेसोफिल सेल की गुणधर्म और उसके हरित लवक में क्या प्रॉपर्टी वो ध्यान रखनी है, बंडलशीथ सेल क्या है और उसके हरित लवक कैसे, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हम इसको मैकेनिज्म में लेके जाता हूं, पूरी बात बताते हूं मैं आपको किस तरह से मेसोफिल और बंडलशीथ सेल में फोटोसिंथेसिस पूरा संपन्न होता है, कैसे सारा काम होता है। देखिए ये आपको मैंने दोनों कोशिकाएं बनाई हैं, आप जरा मैकेनिज्म समझेंगे। एक बार इसको पहले चार्ट में समझेंगे, फिर बेसिक थ्योरी के पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगा।
अब देखिए ये मैंने एक कोशिका बनाई है, ये है मेसोफिल सेल, इसके ठीक पास में है ये बंडल शीथ सेल, और ये प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा नामक छिद्रों से जुड़ी रहती है अंदर ही अंदर, और इसमें साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इन प्लाज्मोडेस्माटा से ज्यादा गैस तो नहीं जा सकती, लेकिन केमिकल्स कंपाउंड जा सकते हैं। देखो अब काम कैसे होता है। मेसोफिल सेल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको मैं कह सकता हूं, मेसोफिल सेल के अंदर एक कंपाउंड है जो कहलाता है पीईपी, फास्फोइनोल पाइरुवेट, सबके नाम आगे लिखा दूंगा मैं। फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ये फास्फोइनोल पाइरुवेट वायवीय ऑक्सीजन को CO2 को लेता है, तो पहला ऑक्सीजन एक्सेप्टर यहाँ पर है पीईपी, फास्फोइनोल पाइरुवेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के 4 कार्बन के कंपाउंड, फास्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन का है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जुड़ा, 4 कार्बन का एक कंपाउंड OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें केल्विन चक्र में 6 CO2 डालनी पड़ती है तब एक ग्लूकोज बनता है, इसलिए हम 6 लेके चल रहे हैं, यानी कि 6 PEP 6 CO2 को बांधते हैं और 6 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देते हैं। 6 लेके चलो ताकि अपना चक्र सही चले, है ना। एक और चीज ध्यान से देखो, NCERT ने CO2 की जगह सेल के अंदर लिख रखा HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन। वास्तव में क्या होता है, CO2 जब आती है, देखो हवा में तो CO2 है, कोशिका के अंदर आई साइटोप्लाज्म में, अंदर वो CO2 के रूप में नहीं रहेगी, ये CO2 वाटर के साथ कंबाइंड होकर के कार्बोनिक एसिड बना देती है, और फिर कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो जाता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है। ठीक है, H2CO3 बनेगा और फिर उससे बाइकार्बोनेट आयन। तो वो जो बाइकार्बोनेट आयन, देखिए NCERT ने थ्योरी में तो CO2 लिखा है, डायग्राम में दिखा रखा है HCO3, वो CO2 अंदर आएगी तो HCO3 के रूप में आएगी, मैं अभी आगे और बताऊंगा। ये HCO3 कुछ नहीं, ये CO2 ही मान लीजिए, CO2 का एक आयनिक फॉर्म है, ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में आई, और PEP ने लिया, यहां पर इस CO2 को PEP से जोड़ने वाला, ये भी कार्बोक्सिलेशन है, और बल्कि प्राइमरी फिक्सेशन कहेंगे, पहला तो यही हुआ। इसके लिए एक एंजाइम यहां पर अलग है, पेप्केज, ये रूबिस्को की तरह काम कर रहा है और CO2 कार्बोक्सिलेशन करता है, लेकिन ये रूबिस्को की तरह डबल नेचर वाला नहीं है कि ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज कैसे भी जी नहीं। पेप्केज एंजाइम सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, ऑक्सीजन से इसको कोई लेना देना नहीं। तो पेप्केज एंजाइम, PEP कार्बोक्सिलेज पूरा नाम है, PEP सबस्ट्रेट है, PEP कार्बोक्सिलेज या पेप्केज इस CO2 को लेगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देगा। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देखिए यहां मैंने 2 पाथवे बनाया NCERT ने, हालांकि एक ही दिया, एक्चुअली में 2 विकल्प है यहाँ। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 6 NADPH2 उपयोग करेंगे, ऊर्जा रूप है ये, जो हमारे कहां बनते हैं, लाइट रिएक्शन। 6 NADPH2 काम में लेंगे, क्योंकि 6 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, प्रत्येक ऑक्जेलो एसिड के लिए 1 NADH2, और 6 NADH2 6 NADP में बदल जाएंगे, और ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट, 4 कार्बन का एक एसिड, इसको मेलेट भी लिख सकते हैं, मेलिक एसिड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो 6 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 6 NADPH2 लेकर के क्या बन जाते हैं, 6 मेलिक एसिड। समझ में आई बात, अभी नीचे का नहीं देखना है। अब ये 6 मेलिक एसिड यहां से प्लाज्मोडेस्माटा का माध्यम से बंडल शीथ में आ गए। मेलिक एसिड CO2 लाने वाला व्यक्ति है, ये ट्रांसफर कर रहा है, CO2 पकड़ी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मेलिक एसिड तक आ गई, मेलिक एसिड आ गया कहां पर, बंडल शीथ में। ये देखो 4 कार्बन का कंपाउंड, यहां आते इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये एक CO2 मुक्त करता है। देखो ये CO2 मुक्त करी और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना देता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड एक ही बात है। तो 4 कार्बन का एसिड एक CO2 निकाल देता है और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना देता है। इस कार्य के दौरान वो 6 NADP को वापस 6 NADPH2 में बना देता है। देखिए मेलिक एसिड बनने के लिए 6 NADPH2 खर्च हुए, और मेलिक एसिड जब वापस टूटा तो 6 NADP को 6 NADPH2 वापस बना दिए, अर्थात NADPH2 का कोई लॉस नहीं, इधर यूज हुए तो इधर बन भी गए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 6 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो 6 CO2 मुक्त करी और 6 पायरुविक एसिड बना दिए, और ये 6 CO2 RUBP से रूबिस्को जोड़ेगा, बंडल शीथ सेल के अंदर है RUBP रूबिस्को, और ये केल्विन चक्र चला करके एक ग्लूकोज मुक्त करेगा, ये चलती रहेगी केल्विन साइकिल। आगे बात समझ में, ठीक है। ये जो सारा काम हो रहा है मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, हरित लवक में नहीं, हरित लवक में लाइट रिएक्शन चल रही है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है।
यहां से ये मेलिक एसिड भी बंडल शीट के साइटोप्लाज्म में ही आया और साइटोप्लाज्म में इसने क्या मुक्त कर दी, CO2, और ये CO2 हरित लवक ने ले ली। यहां ये हरित लवक है, काम हरित लवक में इतना ही हो रहा है, और इधर पायरुविक एसिड बना और ये पायरुविक एसिड वापस प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से किस में आ गया, लौट के मेसोफिल सेल में। और 6 पायरुविक एसिड 6 एटीपी का यूज करते हैं, 6 एएमपी बनाते हैं। हम हर बार देखते हैं कि एटीपी से एडीपी बनता है, एक एक फास्फेट ले लेते हैं। यहां तो भाई साहब इसने 2-2 फास्फेट निकाल लिए, इसके पूरा तेल निकाल लिया। 6 एटीपी के 2-2 फास्फेट निकाले और पायरुवेट से बन गया पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट। तो 6 पायरुवेट से 6 पीईपी, हर एक में एक एक फास्फेट जोड़ दिया और वो फास्फेट कहां से लाए, एटीपी से। तो एटीपी से देखो 6 फास्फेट, 6 एटीपी थे, तो एक एक फास्फेट तो इसमें जोड़ दिया, 6 पीईपी हो गए, 3 कार्बन का ये, और 6 फास्फेट यहां अलग से मुक्त हो गई। ये देखिए, मतलब 6 एटीपी से कितने फास्फेट निकले, 12। 6 तो कहां लगा दिए, पीईपी बनाने में, और 6 अलग निकल गए। एंजाइम है या पीपीडीके, देखो एंजाइम मैंने ज्यादा नहीं बताया, ये 2 एंजाइम है, अभी बताएंगे आगे क्या है। पीपीडीके एंजाइम है जो 6 एटीपी से 6 एएमपी बनाता है, 12 फास्फेट मुक्त कराता है, 6 तो दे देता है पीईपी बनाने में और 6 वैसे निकल आते हैं। इतनी ऊर्जा यहाँ चाहिए, और इस तरह से फास्फोइनोल पायरुवेट वापस बन गया और फिर से ये काम चलता रहेगा। आई कुछ बात समझ में? मतलब रूबिस को कार्बन फिक्सेशन यहां कर रहा है जैसे वो करता आ रहा है, लेकिन यहां तक CO2 पहुंचाने से पहले देखो वहां से पकड़ के लेके आए, और इस तरह की व्यवस्था रखी जाती है कि यहां लगातार इसको CO2 की अच्छी सांद्रता बनाए रखेंगे ताकि ये धड़ाधड़ जो है ग्लूकोज बनाता रहे, इसको कमी ना आए। ऑक्सीजन इधर नहीं आ पा रही है, वो उधर से मुक्त हो गई, है ना। अब देखो एनसीईआरटी ने सिर्फ ये एक रास्ता दिया है कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड इधर आया और CO2 मुक्त करके पायरुविक एसिड, पायरुवेट वापस इधर आया और फिर फास्फोइनोल पायरुवेट बना लिया। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये पता चला है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है एक जगह, कि कभी कभी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मेलेट की बजाय एक और 4 कार्बन का एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं एस्पार्टिक एसिड। हालांकि ज्यादा मैलिक एसिड ही बनता है। मैंने देखो यहाँ और लिखा है कि या तो ये चलेगा अथवा ये चलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से 6 अमोनिया जुड़ते हैं और एक 6 मॉलिक्यूल एस्पार्टिक एसिड के बन जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा मेलेट ही बनेगा। मेलेट में आपको NADPH2 यूज करना है, एस्पार्टेट में नहीं करना है। एस्पार्टेट में तो NH3 लगेगा, 4 कार्बन का एस्पार्टिक एसिड बना, ये भी प्लाज्मोडेस्माटा से इधर गया, यहां जाकर ये एस्पार्टेट क्या कर रहा है, ये एस्पार्टेट 6 CO2 मुक्त कर रहा है और 6 एलेनिन बना रहा है। समझ गए, एलेनिन अमीनो एसिड है। 6 एलेनिन वापस 6 अमोनिया निकालेंगे, या तो देखो काम में ली, इधर निकाल दी और ये 6 पायरुविक एसिड में बदल जाए। अगर आप एस्पार्टिक एसिड से भी ले जा रहे हो CO2, तो इसने 6 CO2 दी, ये अथवा में चल रहा है देखो, और मतलब या तो मैलिक एसिड वाला पार्ट चलेगा या एस्पार्टिक एसिड वाला। फिर से कह रहा हूं, या तो मैलिक एसिड वाला पार्ट चलेगा या एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड वाला अगर रास्ता है तो एस्पार्टिक एसिड इधर आया, एस्पार्टेट ने क्या करा, CO2 अलग करी, 6 मॉलिक्यूल थे तो 6 CO2 और 6 एलेनिन अमीनो एसिड बना लिया। इसमें से NH3 निकाली और इन 6 एलेनिन से 6 पायरुवेट बन गया। देखिए, मैलिक एसिड से भी तो 6 पायरुवेट बने थे और ये जो NADPH2 काम आए थे ये दोबारा बन गए, कोई दिक्कत नहीं, और ये पायरुवेट इधर आ गए। अब अगर एस्पार्टेट है तो एस्पार्टेट ने भी 6 पायरुवेट तो बना ही दिए। अब ये पायरुवेट देखो, ये तीर का निशान ये इधर आए, है ना, और यहां मैंने लिखा और कि या तो इस तरह इस रास्ते से आएंगे या इस रास्ते से आएंगे, इसलिए मैं हर जगह और लिख के चल रहा हूं। तो वो 6 पायरुवेट ही पूछेंगे, 12 नहीं कर देना, 6 ये और 6 ये। अथवा में चल रहा है कि या तो मेलेट वाले रास्ते से जाएंगे या एस्पार्टेट वाले से। मेलेट वाले रास्ते से जाने में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मेलेट बनाने में 6 NADH2 खर्च हो रहे, NADPH2, लेकिन वो मेलेट जब इधर बंडल शीट में आता है तो वापस 6 NADPH2 बना देता है, 6 CO2 मुक्त करता है और 6 पायरुविक एसिड बना देता है जो वापस मेसोफिल में चले जाते हैं। अगर एस्पार्टेट की बात करें तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 6 अमोनिया लेकर के 6 एस्पार्टेट बनाता है। एस्पार्टेट भी आ जाता है कहां पर, बंडल शीट सेल में। ये 6 CO2 मुक्त करता है जो केल्विन चक्र में जाएगी और 6 एलेनिन बना देता है। 6 एलेनिन में से 6 अमोनिया निकाले और 6 पायरुविक एसिड बन गए और ये 6 पायरुवेट वापस इधर आ जाएंगे। तो चाहे इस रास्ते से आओ तो भी 6 पायरुवेट आएंगे और इस रास्ते से आओ तो भी 6 पायरुवेट,
ज्यादा, लेकिन कौन सा रहेगा, मेलेट वाला रास्ता रहेगा। आपको एनसीईआरटी में ये एस्पार्टेट वाला इतना नहीं दे रखा है, लेकिन जो पूरी बात है वो ये है ना। अपने को ये एलेनिन वगैरह इतना न भी याद है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पायरुवेट चाहे इस तरफ से बने चाहे इधर से बने, ये अंततः इधर आ जाते हैं। 6 पायरुवेट से वापस पीईपी का पुनर्निर्माण होता है। ये है हमारा एक्सेप्टर, ये बनाना पड़ेगा तो ये तो चक्र घूमेगा। अब पीईपी के पुनर्निर्माण में क्या लगा, 6 एटीपी। 6 एटीपी ने 6 एमपी बनाए। कहने को 6 एटीपी लगे, लेकिन ऊर्जा तो 12 एटीपी के बराबर खा गए। आमतौर पर 6 एटीपी से हम एक एक फास्फेट हटा करके 6 एडीपी बना देते हैं। यहां तो भाई साहब 2-2 फास्फेट निकाल दिए, तो कहने को 6 एटीपी है, लेकिन 12 फास्फेट निकाले, 12 एटीपी के बराबर ऊर्जा लगी है यहाँ। अभी और बताऊंगा आगे। और पीपीडी के एंजाइम पीईपी फास्फोइनोल पायरुवेट पुनः बना देता है, और ये कर्व लगातार चलता है। आप देखिए यहाँ लाइट रिएक्शन भी चल रही है, जो मैंने नहीं दिखाई। यहाँ का जो हरित लवक है, ये तो काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसके हरित लवक में लाइट रिएक्शन चल रही है, जो एटीपी एनएडीपीएस2 बनाएगा, ऑक्सीजन मुक्त करेगा, और वो एटीपी एनएडीपीएस2 इस प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है, और इधर भी ये काम मेलेट और पायरुवेट वाला साइटोप्लाज्म में है। ये CO2 गई क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वहां जाकर के फिर ये आपका C3 चक्र चल रहा है। ये जो पूरा हिस्सा है, अगर आपको उसको थोड़ा सा अलग करना चाहो तो ये जो हिस्सा है ये हरित लवक का हिस्सा है। ठीक है, ये CO2 उसमें गई और वहां केल्विन चक्र चल, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत एटीपी बनेंगे। बाकी ये पायरुवेट वापस इधर आया, एटीपी भी इधर ही खर्च हो गए। इस तरह से फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांट करके ये कोशिश की गई कि लाइट रिएक्शन में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन इधर ना आ पाए, और यहाँ रूबिस्को में ऐसी व्यवस्था की गई कि बाहर से CO2 की लगातार सप्लाई रखेंगे, ताकि यह कभी ऑक्सीजनेज की तरह सोचे भी नहीं, और इस तरह से व्यवस्था करी गई। समझ में आई बात। अब देखो, ऐसी स्थिति में हमने कहा था पहले कि जब तापमान बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, तो लाइट रिएक्शन ज्यादा होती है, और जैसे उच्च तापमान और उच्च प्रकाश होता है, लाइट रिएक्शन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन भी ज्यादा बनेगी, तो फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस तो कम ही रह जाता है। अब आप देखो, यहाँ अगर आप तापमान भी बढ़ा दो, प्रकाश भी बढ़ा दो, लाइट एनर्जी खूब होने दो, खूब ऑक्सीजन बनने दो, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और इसलिए ये पौधे उच्च तापमान, उच्च प्रकाश वाली जगहों पर भी रह जाएंगे, फिर भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, और अच्छे लेवल का फोटोसिंथेसिस करके अच्छी दक्षता दर्शाएंगे। इसीलिए तो C4 पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिल जाते हैं और अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस करते हैं। गन्ने में देखिए कितनी शर्करा होती है, उसका फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत अच्छी है, तभी तो इतनी शर्करा बना देता है। ठीक है, इन चीजों को मीजोफिल में क्या हुआ और बंडल शीट में क्या हुआ, थोड़े बहुत मेन पॉइंट मैंने थ्योरी के लिखे भी हैं। ये चीज आप अच्छी तरह समझ में 2 बार समझा चुका हूं। ठीक है, अब आप देखिए मेन पॉइंट लिखे जिस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन पहली बार स्थिरीकरण कहाँ हुआ? मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में। ये बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहां CO2 का पहला प्राथमिक स्थिरीकरण मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और प्राथमिक एक्सेप्टर कौन लेता है CO2? PEP, पूरा नाम मैंने यहाँ लिखा है, फास्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। आगे बात समझ में। वातावरणीय CO2 साइटोप्लाज्म में आने पर H2O की मदद से बाइकार्बोनेट आयन बनाती है, और इसी रूप में वो एक्सेप्ट होती है। ये देखो, CO2 प्लस H2O, H2CO3, और ये आयनाइज हो जाएगा तो H प्लस अलग और HCO3 माइनस अलग, और ये जो है ये काम आएगा फिक्सेशन। बात वही, CO2 को लाने का तरीका है, पानी में हवा के रूप में, गैस के रूप में न रह करके बाइकार्बोनेट आयन के रूप में रहेगी, और यहीं से PEP इसको लेगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन पेप्केज एंजाइम द्वारा किया जाता है। पूरा नाम क्या है? PEP कार्बोक्सिलेज। ये PEP कार्बोक्सिलेज पेप्केज एंजाइम इस प्राथमिक फिक्सेशन को करेगा। ये काम मेसोफिल में हो रहा है, उसके साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता OAA। ठीक है, 4 कार्बन का, 3 कार्बन का PEP, 1 कार्बन CO2 से आएगी, 4 कार्बन। और बाद में ये मुख्यतः मेलेक एसिड या मेलेट में बदल जाता है, और कभी कभी एस्पार्टेट में बदल जाता है, जो मैंने आपको बाद में बताया कि ये या फिर मेलेट में बदलेगा और कभी कभार एस्पार्टेट में बदलेगा।
मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन भी चलती है, ठीक है, और यहाँ एटीपी NADPH2 भी बनाई गई है और O2 भी मुक्त होगी। ये सब मेसोफिल का काम हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन समानांतर चल रही है। और इधर अपने बन गए मेलेट और एस्पार्टेट, इनको अब भेजेंगे हम प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीथ सेल में। एटीपी NADPH2 को भी उधर ही भेजेंगे, O2 मुक्त हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब आप देखिए आगे मेसोफिल सेल में बने क्या क्या चीज, एटीपी NADPH2 और मेलेट या एस्पार्टेट प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से बंडल शीथ सेल में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये सब इधर आ जाते हैं। O2 वैसे वो अंतरकोशी के अवकाश बहुत है, O2 तो वैसे निकल जाएगी, वो नहीं आएगी इधर। बंडल शीथ सेल में मेलेट और एस्पार्टेट CO2 मुक्त करते हैं और पाइरुवेट में बदल जाते हैं। मेलेट होगा तो भी CO2 निकाल के पाइरुवेट बनेगा, एस्पार्टेट होगा तो भी CO2 निकाल के पहले एलेनिन और एलेनिन से फिर एस्पार्टेट पाइरुवेट बन जाएगा। आगे बात समझ में। बंडल शीथ सेल में CO2 का अंतिम फिक्सेशन, अब अगला CO2 का फिक्सेशन बंडल शीथ में होगा, इसको सेकेंडरी फिक्सेशन, वो प्राइमरी था तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, और ये C3 चक्र द्वारा होगा, जहां रूबिस को एंजाइम की मदद से RuBP CO2 ग्रहण करके PGA बना देगा, जो हमारा C3 चक्र है वही है। C3 चक्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। रूबिस्को की द्वैत प्रकृति के कारण ऐसी व्यवस्था करिए कि रूबिस्को को लगातार CO2 ही मिलता रहे और वो कभी ऑक्सीजन की तरह काम ही नहीं कर पाए, ठीक है। पाइरुवेट जो बना ये प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से पुनः मेसोफिल में आ जाता है और PEP में बदल दिया जाता है। तो पाइरुवेट को वापस मेसोफिल में लाते हैं और यहाँ PEP में इसका पुनर्निर्माण कर लेते हैं। PEP वापस बनाएंगे तभी ये चक्र फिर घूमेगा। अब PEP बनाने में यहाँ क्या हुआ, देखिए 6 पाइरुवेट 6 PEP में बदले थे अपन ने, और यहाँ एंजाइम PPDK काम आया। कौन सा PPDK, पूरा नाम क्या है, पाइरुवेट फास्फेट डाइकाइनेज। जो काइनेज एंजाइम होते हैं ये फास्फेट का ट्रांसफर करते हैं, ATP से लेकर दूसरों को देते हैं। काइनेज एंजाइम, जब भी ATP यूज हो रहा काइनेज ही काम आता। अब यहाँ डाइकाइनेज है, एक काइनेज जनरली एक फास्फेट निकाल लेता है, डाइकाइनेज 2 फास्फेट एक साथ निकालने की क्षमता रखता है। अच्छे खासे हाई एनर्जी से जुड़े हैं फास्फेट, और 2 फास्फेट को तोड़ के अलग करना बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, और इतनी चाहिए यहाँ पर। और डाइकाइनेज एंजाइम एक साथ 2 फास्फेट निकालता है, 6 ATP से 6 AMP बना देता है। हमारा ये कहना है कि यहाँ 6 ATP खर्च नहीं हुए, आपको 6 संख्या में दिख रहे हैं भाई साहब, ऊर्जा तो हमारी 12 ATP के बराबर लगी, क्योंकि 2 फास्फेट निकाले। तो इस तरह से PEP बना। PPD के एंजाइम ध्यान रखना है, पाइरुवेट फास्फेट डाइकाइनेज, क्योंकि ये 2 फास्फेट ट्रांसफर करता है, इसीलिए AMP बन जाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इस स्टेप में प्रत्येक ATP से 2 हाई एनर्जी फास्फेट अलग होते हैं, अतः 6 ATP से 6 AMP बनने पर 12 ATP के तुल्य ऊर्जा खर्च होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखो अगर 6 ATP से हम 6 AMP बनाकर 12 फास्फेट अलग कर रहे हैं तो जितनी ऊर्जा निकल रही है, और इधर अगर हम 12 ATP लेकर 12 ADP बनाते और 12 फास्फेट लेते, ये ऊर्जा लगभग बराबर होती। 100% बराबर तो कुछ नहीं होता, एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट है। तो अब 12 फास्फेट तो दोनों में चाहिए ना अपने, और ये 12 लगे कहां, 12 में से आप देखिएगा 12 में से 6 फास्फेट तो ये आ गए बाहर, और 6 किसके पास चले गए, PEP के पास। PEP को 6 दिए और 6 अलग से निकल गए बाहर, तो 12 निकले। और इसलिए 12 फास्फेट आप चाहो तो 6 ATP को 6 AMP में तोड़ के लाओ, या 12 ATP को 12 ADP में तोड़ो। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहां पर 12 ATP के तुल्य ऊर्जा खर्च हो रही है, ये मान के चलना है। अतः अब आप देखिए C4 पौधों में आखिर CO2 को फिक्स करने में हमारा खर्चा कितना हो रहा है। हम खर्चा जब कैलकुलेट करते हैं तो ये C3 से थोड़ा ज्यादा निकलता है। आपको ध्यान है C3 पौधों में एक ग्लूकोज निर्माण में 18 ATP और 12 NADPH2 लगे थे। अब ये मैं दोबारा नहीं जाऊंगा उधर पे, पहले बता चुका हूं। अब यहां 12 और जुड़ गए। NADPH2 तो जो यूज हुआ वो बन भी गया मेलेट वाले केस में, तो खर्च सिर्फ क्या हुए 12 ATP। तो C4 पौधे एक ग्लूकोज प्रति ग्लूकोज निर्माण करने में 12 + 18 ATP यानी कि 30 ATP व 12 NADPH2 उपयोग करते हैं। देखिए 18 ATP C3 चक्र में लगते हैं, 12 एक जगह 6 एक जगह, और 12 NADPH2 लगते हैं। ये तो हम केल्विन चक्र में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो तो यहां भी लगेंगे 18 और 12, यहां 12 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ये PEP के पुनर्निर्माण में ये वाला जो भाग,
तो 12 और 18 यहां पर कुल मिलाकर 30 एटीपी और 12 NADPH2 खर्च होते हैं एक ग्लूकोज बनाने में। तो प्रति CO2 के निर्माण में कितने, प्रति CO2 के फिक्सेशन में कितने लगे? 6 का भाग लगा, क्योंकि 6 CO2 लाए थे आप और 6 CO2 को एक ग्लूकोज बनाया तो इतना खर्चा हुआ। तो एक CO2 को लाने में क्या खर्च रहा? तो प्रति एक CO2 के फिक्सेशन में C4 पौधे 5 ATP और 2 NADPH2 का उपयोग करेंगे। C3 कितना करते थे? C3 कितना करते थे? 3 ATP 2 NADPH2, मतलब 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं एक CO2 के पीछे, और एक ग्लूकोज निर्माण करने में 12 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं। टोटल 30 ATP हो गए। 12 ATP एक्स्ट्रा लगने के बावजूद भी ये प्रोसेस C3 पौधों के प्रोसेस से ज्यादा अच्छा और सक्षम है, अधिक निर्माण करेगा, क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन में 25% का लॉस होता था ना, वो बच गया ना। तो थोड़े ATP अगर ज्यादा भी लग रहे हैं तो भी ओवरऑल आप यहाँ फायदे में ही रहोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो इसका ऊर्जा जो खर्च हुई है वो मैंने आपको बताया, एक ग्लूकोज के पीछे कितनी और प्रति CO2 कैसे, दोनों तरफ से निकाल लेना। ओके, C4 पौधों में अब देखिए काम की बात लिखी जो, और मेरा भी बताइए वही सब मैंने निष्कर्ष लिखे। रूबिस्को एंजाइम लाइट रिएक्शन में बनी O2 के संपर्क में आता ही नहीं है, क्योंकि रूबिस्को कहीं और है, लाइट रिएक्शन कहीं और, जगह बदल दी, ठीक है। अतः ऑक्सीजनेज एक्टिविटी प्रदर्शित नहीं कर पाता और C4 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन नगण्य या नहीं होता है। नेग्लिजिबल भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रूबिस्को की हो ही नहीं पाएगी। हमने व्यवस्था ही ऐसी करी कि उसको धड़ाधड़ CO2 दिए जा रहे हैं हम, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने के कारण ही C4 पौधे अधिक ATP खर्च करने के बावजूद भी अधिक प्रकाश संश्लेषी दक्षता दर्शाते हैं। टोटल में फायदा ही मिलेगा आपको। और इसीलिए आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषी दक्षता किसमें ज्यादा है, तो C4 की C3 से ज्यादा होगी। C3 के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से कमी आ ही जाएगी, ठीक है। C3 की दक्षता कम किसकी वजह से हुई? फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। उसी को दरकिनार, उसी को इग्नोर करने के लिए ये सब व्यवस्था बाद में हुई है। और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रकृति ने इस चीज को बदला, बिना केल्विन चक्र को छेड़े, बिना C3 चक्र को छेड़े। और आप ध्यान रखना, C4 पूछा जाए C4 पौधों में भी C3 चक्र होता है क्या? निश्चित रूप से होता है। तो C3 चक्र, केल्विन चक्र तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले हर पौधे में होगा, ठीक है। कुछ में केवल C3 होता है तो वो C3 पौधे हैं, कुछ में C3 का आगे थोड़ा सा एक छोटा सा चक्र और जोड़ दिया तो C4 पौधे हो गए। एक विविधता और है जो आगे बताऊंगा अभी, आगे बात समझ में। अब देखिए इन C4 पौधों की कुछ और खासियत, ठीक है। C4 पौधे कहाँ मिलते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में और शुष्क जलवायु जहाँ अच्छा खासा उच्च तापमान होता है उसमें रहने के लिए अनुकूलित है। मैंने आपको क्या बताया, C3 पौधे बेचारे ज्यादा प्रकाश की उपस्थिति में अगर रहने लग जाएं, ज्यादा तापमान ज्यादा प्रकाश में, तो उनकी दो दिक्कतें हैं। ज्यादा प्रकाश तीव्रता आने पर लाइट रिएक्शन खूब अच्छी होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा मुक्त होगी, और ऑक्सीजन ज्यादा मुक्त होगी तो फोटो रेस्पिरेशन खूब होने लगेगा, तो फोटोसिंथेसिस को तो कोई फायदा नहीं। और ज्यादा तापमान बढ़ा दो तो रूबिस्को और केल्विन चक्र के एंजाइम उच्च तापमान में काम नहीं करते। तापमान एंजाइम तो तापमान संवेदनशील, इसीलिए C3 पौधे बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा तापमान में परेशानी महसूस करेंगे। वहां फोटो रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। लेकिन इस पूरे विकास के क्रम में प्रकृति ने इस चीज को सही करा और C4 पौधों को ऐसा बनाया गया है कि वो उच्च तापमान, उच्च प्रकाश वाली जगहों पर रह जाते हैं। और इसीलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये अच्छे खासे मिलते हैं। इनको ट्रॉपिकल ग्रास कहते हैं अपन, ठीक है। यहाँ क्या है, उच्च तापमान के कारण ये अपने, अब देखो यहाँ एक और बड़ी मजे की बात, तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। तो तापमान ज्यादा होने से मैंने क्या कहा कि केल्विन चक्र और एंजाइम में दिक्कत आएगी, तो इसकी भी व्यवस्था करिए। प्रकाश ज्यादा होने से लाइट रिएक्शन बढ़ेगी, ऑक्सीजन मुक्त ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं, या फोटो रेस्पिरेशन तब भी नहीं होगा। और एक और बात, जब तापमान ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। एक दिक्कत और क्या आएगी, पानी का जो जल वाष्प के रूप में हास होता है, वाष्पोत्सर्जन रंध्रों से, स्टोमेटा से, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसको रोकने के लिए पौधे को मजबूरी में अपने स्टोमेटा कम बंद करने पड़ेंगे या कम खोलने पड़ेंगे। C4 पौधे
अपने स्टोमेटा को पूरा नहीं खोलते, आंशिक रूप से खोलते हैं, ताकि उससे जल वाष्प की हानि कम हो। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते जा तापमान ज्यादा है। अब आप देखो, रंध्र जब कम खुलते हैं तो नुकसान क्या है? नुकसान है गैसीय विनिमय कम होगा। गैसीय विनिमय कम होगा मतलब बाहर से CO2 कम आएगी, और बाहर से CO2 कम आएगी तो फिर फोटोसिंथेसिस को दिक्कत होगी। लेकिन C4 पौधे तब भी अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि C4 पौधों में बाहर से जो CO2 आ रही है उसको पहले कौन ले रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, और वो जो आ रही है सब ले लेकर के और आराम से रूबिस को तक कमी नहीं होने देंगे, वहां पहुंचा रहे हैं बराबर। तो C4 पौधे अगर अपने रंध्र आंशिक रूप से भी खोलते हैं तो भी उनको CO2 की कमी नहीं आएगी, बल्कि उनका जल ह्रास रुक जाएगा। ठीक है, और वहां पर CO2 की कमी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं है कि अगर CO2 कम भी चली गई तो कहीं फोटो रेस्पिरेशन ना हो जाए। फोटो रेस्पिरेशन की टेंशन नहीं है यहाँ, इसलिए ये कम रंध्र खोल करके भी काम चला लेते हैं। अब C3 का सोचो जरा, C3 पौधे को बेचारे को चाहे कितना ही जल वाष्प निकले, रंध्र पूरा खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको CO2 ज्यादा चाहिए। अगर वो CO2 ज्यादा नहीं लेगा तो और ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो अंदर ही पैदा हो रही है ना लाइट रिएक्शन में। तो C4 पौधे चाहे जल वाष्प का हानि करनी पड़े, खूब सारा जल निकल जाता है उनका, लेकिन वो रंध्र पूरे खोल के रखें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा CO2 ले ले, ताकि वो फोटो रेस्पिरेशन को कम कर पाए, थोड़ी बहुत कार्बोक्सिलेशन ज्यादा कर सके। C4 पौधों को ये टेंशन नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि किसी भी सूरत में फोटो रेस्पिरेशन तो होना नहीं है, तो रंध्र अगर मैं कम भी खोलूंगा तो कोई बात नहीं, जितनी CO2 जा रही है उससे हम फोटोसिंथेसिस चला लेंगे, फिर भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और रंध्र कम खोलने का फायदा क्या हो गया? जल ह्रास कम हो जाएगा। इसीलिए C4 पौधे ज्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है, आप यही चीज देखिए, उच्च तापमान के कारण रंध्र आंशिक रूप से खोलते हैं ये C4 पौधे। ठीक है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। भाई ज्यादा तापमान है तो वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए रंध्र कम खोलेंगे। ठीक है, लेकिन इससे गैसीय विनिमय भी कम हो जाता है। नुकसान क्या है कि गैसीय विनिमय भी कम हो जाएगा। ठीक है, C4 चक्र के कारण कम गैसीय विनिमय में भी CO2 की कमी नहीं आती है और फोटोसिंथेसिस अच्छी दक्षता से ही चलता है। ठीक है, क्योंकि इनका फोटो रेस्पिरेशन की टेंशन नहीं है ना। और इसीलिए वाटर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, मतलब जितना जल अवशोषित किया उसमें से कितना काम में लिया और कितना लॉस कर दिया। अगर हम इस क्षमता की बात करें तो ये क्षमता ज्यादा अच्छी किसकी हुई? वाटर लॉस किस में हो रहा है? कम, C4 में। और C4 में वाटर लॉस कम हो रहा है, यानी कि पानी पौधे में रुक रहा है तो उपयोग हो रहा है। तो वाटर उपयोग करने की क्षमता या वाटर लॉस कम होने की क्षमता किस में ज्यादा है? C4 में। C3 पौधे में नहीं है। C3 पौधे जो होंगे इन्हें रंध्र पूरे खोलने पड़ते हैं, रंध्र पूरे खोलने पड़ते हैं, जिससे अधिक CO2 आ सके, ज्यादा CO2 वो ले सके, अधिक CO2 आ सके, वह फोटो रेस्पिरेशन कम हो सके, फोटो रेस्पिरेशन कम हो सके, ज्यादा CO2 ले सके, इसके लिए उसे रंध्र पूरे खोलने पड़ते हैं। और जो ही वो रंध्र पूरे खोलता है तो फिर वाटर लॉस बढ़ जाता है, तो उसकी वाटर यूटिलाइजेशन क्षमता भी C3 की कम हो जाती है। C4 पौधा अच्छी दक्षता के साथ जल का उपयोग करता है, वो जल का नुकसान, जल का ह्रास कम होने देता है। उसका कारण है कि वो अगर CO2 कम भी ले लेगा थोड़ी, तो भी उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान नहीं हो रहा। C3 पौधे अगर थोड़ी CO2 भी कम ले लेंगे तो वहां तो और फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने का ये फायदा है कि इनमें जल यूटिलाइजेशन क्षमता भी अच्छी होती है। इसको समझिएगा, चीज को बड़ी अच्छी चीज है, और ये सारा उनका अनुकूलन है। और इसीलिए ये पौधे अच्छी खासी तापमान और अच्छे प्रकाश तीव्रता में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी रह जाते हैं। और देखिए क्या फायदा है C4 पौधों में, जो क्रेंज एनाटोमी है। अब देखिए क्रेंज एनाटोमी में जिस तरह से व्यवस्था है गोलाकार, इस तरह की व्यवस्था है कि बंडल शीत कोशिका तक तापमान का इतना प्रभाव नहीं जा पाएगा। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां उच्च तापमान होते हैं, मैंने कहा था वहां दिक्कत आती है कि भाई साहब एंजाइम काम नहीं करेंगे। लेकिन रूबिस को एंजाइम जो काफी अंदर होते हैं, इसलिए तापमान और हाई टेम्परेचर का अंदर तक इफेक्ट नहीं जाएगा, और तापमान बाहर उच्च होने के बावजूद भी अंदर
सेल में रूबिक्स को काम करता रहेगा, केल्विन चक्र चलता रहेगा। तो बाहर का उच्च तापमान मंडलशील सेल के केल्विन चक्र पर अधिक प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरा, जिस प्रकार से ये कोशिकाएं मेसोफिल की यूं बाहर गोले में जमी है, तो जो लाइट गिरती है वो भी इस तरह से स्कैटर्ड होकर इस तरह से मिलती है कि लाइट का अवशोषण भी ज्यादा अच्छा होगा। क्रेंज एनाटोमी प्रकाश के बेहतर अवशोषण में भी मदद करती है और इसीलिए C4 पौधे उच्च प्रकाश तीव्रता में भी काम कर जाएंगे। क्यों? क्रेंज एनाटोमी की वजह से प्रकाश का अवशोषण बहुत अच्छा होता है, तो जितनी ज्यादा हाईलाइट इंटेंसिटी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, वो स्कैटरिंग बेस पर चलती है। और दूसरा, तापमान भी अगर ज्यादा हो तो भी अंदर तक वो तापमान का इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि काफी अंदर जाकर के वो एंजाइम है। तो इसलिए हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा और ये रंध्र भी कम खोलेंगे, जिससे जलहास भी कम होगा और उसके बावजूद भी फोटोसिंथेसिस की दक्षता ज्यादा रहेगी। मतलब सब तरफ से इसमें कुछ फायदे ही हैं। C3 पौधों की तुलना में अधिक एडवांस, अधिक विकसित पौधे, एक प्रकार का ये इवोल्यूशन है। तो ये जो हमने पूरी चीज पढ़ी, ये था हेचेन-स्लेक पाथवे, C4 पाथवे को मैंने 2 बार समझाया है और किस तरह से C3 पौधों में उपलब्ध कमियों को एक एक करके यहाँ दूर किया गया। फोटो रेस्पिरेशन को हटाया गया, फोटोसिंथेसिस की दक्षता भी बढ़ी, फोटोसिंथेसिस को उच्च तापमान और उच्च प्रकाश जैसी स्थितियों में भी करने के सक्षम बनाया गया, ठीक है। और ओवरऑल ये पौधे जो है C3 पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं। एनसीईआरटी में अगर हम थोड़ा सा इसका भाग देखें, एनसीईआरटी ने इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखिए, एनसीईआरटी में ये पेज संख्या 218 हिंदी के एनसीईआरटी में पथ C4 यहाँ लिखा है, ये यहाँ से C4 चक्र शुरू हो रहा है और ये देखिए अगले पेज पर इसमें सारी चीजें वही बातें कर रखी। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा। वो ये पुल आच्छद कोशिकाएं, मेसोफिल सेल और पुल आच्छद के कई स्तर होते हैं, बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट हैं, मेसोफिल, और दोनों का जो अंतर मैंने आपको बताया था वो यहाँ लिखा है। और आप देखिए यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है, ये आपको ये पुल आच्छद बंडलशीत कोशिका है और ये मेसोफिल मध्योतक कोशिका, पुल आच्छद कोशिका, और ये रंध्रों से प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई। अब देखो इसमें इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी, लेकिन आपको क्लियर कर दे, वातावरण में CO2 अंदर आई, HCO2 बना बाइकार्बोनेट, ये और फास्फोइनोल पाइरुवेट जुड़ गए, यौगीकरण हुआ और C4 अम्ल बना। अब ये जो C4 अम्ल है एक्चुअली क्या है, ये C4 अम्ल जो है ये कौन सा है, ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ये बना। अब इन्होंने क्या बहुत आउटलाइन दिखाई है, फिर इसी C4 अम्ल का परिवहन करके कहा ले आइए बंडलशीट। लेकिन यहाँ ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक और एसिड में चेंज होता है, मेलेट में, वो नहीं दिखा रखा है इन्होंने। मतलब ये जब इधर आया तो ये C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं है, ये कौन सा है, ये मेलेट है। ये मेलेट है या एस्पार्टेट है। फिर ये मेलेट या डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 मुक्त करके C3 अम्ल। अब ये जो C3 अम्ल है ये कौन सा है, ये पाइरुवेट है। ये पाइरुवेट, ठीक है। तो ये पाइरुवेट एंजाइम, और यही पाइरुवेट फिर वापस इधर ले आया गया और यहाँ PEP बना दिया। तो बहुत आउटलाइन वे में बताया और लिख दिया CO2 जो निकली वो केल्विन चक्र में काम आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो इन्होंने इस तरह से यहाँ दिखा रखा है। अपन ने इसको थोड़ा ढंग से बनाया है, सारे यौगिकों के नाम लिखे हैं हमने यहाँ पर, ठीक है, ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आए। एस्पार्टिक एसिड होगा तो कैसे होगा वो भी बताया था, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी ने इसको आउटलाइन में दिखा रखा है और ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, हेचेन-स्लेक का पाथवे, और ये यहाँ तक पूरा वही दे रखा है कैसे ये होगा। फिर उसके बाद तो फोटो रेस्पिरेशन है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो C4 साइकिल, जितना आपका C3 साइकिल इंपॉर्टेंट है उतना ही जरूरी है ये जानना कि C3 चक्र में क्या कमियां रह गई। फोटो रेस्पिरेशन होने लग गया, फिर प्रकृति ने इसको कैसे दूर किया, C4 चक्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, पौधों की, देखिए पौधों की पत्तियों में शारीरिक में बदलाव करना पड़ गया, क्रेंज एनाटोमी लानी पड़ी, और उसके बाद जाकर फोटोसिंथेसिस को 2 भागों में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को अलग अलग जगहों पर करना पड़ा। CO2 को 2 बार फिक्सेशन करा, एक बार मेसोफिल में पकड़ा उसको और उसको लाकर बंडल शीट में छोड़ा, फिर बंडल शीट में वापस अब रूबिक्स को उसको पकड़ता है। तो इस तरह से 2 बार CO2 का फिक्सेशन हुआ। इन सारे इंतजामात के बाद फोटो रेस्पिरेशन को हम रोक पाए और फोटोसिंथेसिस की क्षमता बढ़ा पाए। तो ये एक बड़ा अच्छा विकल्प है और ये साफ दिखता है कि प्रकृति ने किस तरह से इवोल्यूशन किया।
तो C3 चक्र भी अच्छे से ध्यान रखना है और C4 चक्र को भी अच्छे से ध्यान रखना है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, जिससे क्या क्या फायदे हुए हैं, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई इसको अच्छे से ध्यान रखना है। C4 चक्र के बाद में हमें कुछ पौधों में डार्क रिएक्शन के मैकेनिज्म में और भी वेरिएशन और भी विविधता मिलती है। यानी कि डार्क रिएक्शन हमने जैसे शुरू में पढ़ा C3 पौधे या C3 चक्र केल्विन चक्र होता है, वही अपने आप में मेन प्रोसेस है। लेकिन C3 चक्र में कुछ कमियां रही, फोटो रेस्पिरेशन होने लगा, इस वजह से फिर C3 से C4 चक्र का इवोल्यूशन हुआ और C4 में उन सारी कमियों को दूर किया गया जो C3 साइकिल में था। हालांकि इसमें C3 साइकिल चेंज नहीं की गई, बस उसी के साथ कुछ चीजें और जोड़ दी गई और एक C4 पाथवे बन गया। अब देखिए उसके बाद हमें एक विविधता और मिलती है और डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ पौधों में और कुछ अलग तरीके से चलता है और वही एक मेथड और है जिसको हम कैम पाथवे कहते हैं। यहाँ पर कैम का क्या मतलब है? क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम पाथवे वैसे एनसीईआरटी में हमें सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन कैम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दूसरे टॉपिक में इकोलॉजी वगैरह में कहीं कहीं आते हैं, तो हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल या एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब C4 के बाद ये जो पाथवे है आखिर इसमें डार्क रिएक्शन में क्या चेंज किया गया। यहाँ पर आप देखिए C4 चक्र में वो सारी कमियां दूर हो चुकी जो C3 में थी। यहाँ पर कैम जो है, कैम पाथवे, ये एक अलग मजबूरी के कारण बना। दरअसल कुछ मरुदभिद पौधे होते हैं, मासल पौधे होते हैं, आपने देखा होगा, जो शुष्क जलवायु में रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं, जिनमें पत्तियां भी नहीं होती या पत्तियां बहुत मासल हो जाती है और ये जल का बड़ा संरक्षण करते हैं क्योंकि डेजर्ट है, वहां पर शुष्क जलवायु, पानी कम होता है और ये पौधे पानी बचाने की वो सारी प्रयास करते हैं जो वो कर सकते हैं। कई तरह के अनुकूलन भी दर्शाते हैं और जल ह्रास को रोकने का ही अनुकूलन में उन्हें अपने फोटोसिंथेसिस तक को बदलना पड़ता है। ठीक है, और ये क्रेजुलेसी फैमिली के पौधों में पहली बार खोजा गया और यहाँ अम्ल का निर्माण और विनिर्माण होता है, इसलिए इसे एसिड मेटाबॉलिज्म कहा गया। क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन की ये एक विशिष्ट क्रियाविधि है जो कुछ शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले मांसल पौधों में मिलती है। ठीक है, तो जो सकुलेंट प्लांट मांसल पौधे वो होते हैं जिनकी पत्तियों में, जिनके पौधों के अंदर बहुत अच्छा खासा लिक्विड वाटर स्टोर है और वो जल को बचाने का कोशिश करते हैं, मांसल होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर इनको अपने फोटोसिंथेसिस को भी बदलना पड़ता है और एक तरह का कार्यकीय अनुकूलन है। कार्यकीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जल ह्रास कम कर रहे हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन उनको फोटोसिंथेसिस में भी करना पड़ता है। ठीक है, ये जो है कैम पाथवे की खोज ब्रायोफिल्लम पौधे के अंदर की गई जो क्रेजुलेसी फैमिली का सदस्य है। ठीक है, क्रेजुलेसी फैमिली का सदस्य है ये ब्रायोफिल्लम और उसी में इसको खोजा गया था और बाद में क्रेजुलेसी के और भी मेंबर्स में ये मिला है। ठीक है, इसलिए इसको क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा गया। ठीक है, जिन पौधों में कैम पाथवे पाया जाता है उन्हें हम कैम प्लांट भी कहते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं? कैम प्लांट। जैसे ज्यादातर मरुद्भिद पौधे हैं, कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस या जिसको हम ओपुंशिया कहते हैं, अगेव है, अलोए है, अलोए वही एलोवेरा, या फिर यूफोर्बिया है, कैलेंचो है, पाइनएप्पल, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम कैम प्लांट कह सकते हैं। इनमें कैम पाथवे चलता है। ठीक है, कैम पाथवे चलता है। इसमें पाइनएप्पल, यूफोर्बिया, अलोए, अगेव, कैक्टस ये कुछ अच्छे उदाहरण हैं जो आते रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखिए ये जो पौधे हैं ये मरुद्भिद पौधे हैं जैसे मैंने आपको बताया और ये जल संचय करते हैं और इसीलिए ये मांसल भी होते हैं। इन पौधों के अंदर क्या होता है, रात के टाइम हम देखते हैं अम्ल की मात्रा बढ़ती है इनकी पत्तियों में। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में रात के टाइम एसिड की मात्रा बढ़ती है और दिन के टाइम ये एसिड की मात्रा कम होती है। यानी कि रात में एसिड बनता है, इकट्ठा होता है, इसलिए एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको एसिडिफिकेशन कहते हैं, एसिड निर्माण। और दिन में वो एसिड वापस यूज होता है तो एसिड की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डी एसिडिफिकेशन। तो यहाँ एसिड का निर्माण भी हो रहा है और एसिड का वापस विघटन भी हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है, तो निर्माण भी हो रहा है और वापस टूट भी रहा है। तो इसलिए उपापचय में दोनों चीजें आ गई, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो इनको एसिड मेटाबॉलिज्म इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पत्तियों में रात में एसिड बनता है, दिन में वो यूज होता है, तो अम्ल बनता भी है और वापस यूज भी होता है। तो ये एक एसिड मेटाबॉलिज्म है और इसी के माध्यम से ये फोटोसिंथेसिस के काम को भी चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एसिड मेटाबॉलिज्म है, इसीलिए इसको क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा गया। देखिए अब इन पौधों में क्यों आई ये चेंज की बात। देखिए पौधों में जो जल का ह्रास होता है
वो सबसे ज्यादा स्टोमेटा रंध्रों से होता है। ज्यादातर पौधों में दिन में रंध्र खुले रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, और जब ये खुले रंध्र होते हैं तो इन्हीं से जल वाष्प निकलती है और यहीं से गैसीय विनिमय भी होता है। दोनों बातें हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि अगर गैसीय विनिमय अच्छा करना है तो स्टोमेटा अच्छे से पूरे खोलने पड़ेंगे। C3 पौधों में CO2 ज्यादा चाहिए ताकि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम हो, तो वो पूरे स्टोमेटा खोल के रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान ये हो जाता है कि काफी जल का भी नुकसान हो जाता है। C4 पौधे अपने स्टोमेटा को आंशिक रूप से खोलते हैं, तो उससे ये फायदा है कि जल ह्रास कम हो जाता है। हालांकि उसमें गैसीय विनिमय भी कम होता है, लेकिन गैसीय विनिमय कम होने के बावजूद भी C4 चक्र के अंदर कभी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पूरा प्रोसेस ही अलग है, वो बताया भी था आपको मैंने। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसी परिस्थितियों में कि यहाँ अगर वो दिन में स्टोमेटा खोलते हैं तो बहुत सारा पानी, बहुत सारा जल का ह्रास हो जाएगा। तो ये अपने जल ह्रास को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को दिन में बंद कर लेते हैं और रात में खोलते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा कि जल का ह्रास तो बच गया, लेकिन नुकसान क्या हुआ, गैसीय विनिमय रुक गया। अब अगर स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे तो बाहर से CO2 नहीं आएगी, तो ऐसे केस में फोटोसिंथेसिस कैसे करें। तो ये पौधे एक रास्ता निकालते हैं जिससे ये स्टोमेटा बंद भी कर पाते हैं, अपने जल ह्रास को भी रोकते हैं, और तब भी ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। अब ये स्टोमेटा रात को खोलते हैं, तो इसका मतलब देखा जाए तो CO2 और गैसीय विनिमय जो CO2 उपलब्ध होगी बाहर की, वो तो रात को उपलब्ध होगी। तो ये पौधे अपने फोटोसिंथेसिस को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि भाई रात में स्टोमेटा खोले तो रात में CO2 आ रही है, कोई बात नहीं, चलो रात में लेके रख लो। तो वो रात में CO2 को ले लेते हैं और अम्ल के रूप में संचय कर लेते हैं, एसिड बना के संचय कर लेते हैं। इसलिए रात भर एसिड बढ़ता है, क्योंकि वो CO2 लिए जा रहा है। फिर जब सुबह हुई, दिन हुआ, स्टोमेटा बंद, अब बाहर से CO2 नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब दिन भर फोटोसिंथेसिस तो दिन में, लाइट तो तभी है ना, लाइट रिएक्शन तो तभी चलेगी, और उसके बाद ही डार्क रिएक्शन चलेगी। अब दिन में लाइट रिएक्शन शुरू हुई, ATP NADPH2 बने, ये सब हो रहा है। अब CO2 कहां से लाए, तो अपन ने रात भर जो CO2 संचय की अम्ल के रूप में, उसको निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं अम्ल को, और CO2 निकालते हैं, और उस CO2 को हम फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन में काम में ले लेते हैं। तो दिन भर फोटोसिंथेसिस चलेगा, दिन भर डार्क रिएक्शन चलेगी, लेकिन CO2 बाहर से नहीं ली जाएगी, और वो जो रात भर जो CO2 हमने एसिड के रूप में इकट्ठी करी, वही दिन में काम में लेते हैं, वो एसिड वहां खत्म होता जाता है। समझ में आई बात। तो इन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस को समय के आधार पर बांट दिया। थोड़ा हिस्सा रात में, CO2 का फिक्सेशन, जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है, वो कर दिया रात में, क्योंकि उसी समय उपलब्ध है। बाकी सारा काम दिन में कर लिया, और इस तरह से उन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस को एडजस्ट किया। ये कहलाता फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। इससे फायदा ये हुआ कि ये स्टोमेटा दिन में बंद रहेंगे, जल ह्रास भी कम हो जाएगा, और वो जरूरत है वहां पर, क्योंकि वहां पानी बहुत कम है और बहुत ज्यादा गर्मी है, शुष्क वातावरण है। तो ऐसे में ये करना जरूरी था। और ऐसे जो स्टोमेटा होते हैं जो रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, उनको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। मैं सब अभी आपको थ्योरी में बताऊं। तो आपको पहले एक बेसिक आउटलाइन समझ में आना चाहिए कि कैम पाथवे में करना क्या है, ठीक है। C4 पाथवे एक अलग उद्देश्य से बना था। C4 पाथवे C3 की कमी को दूर करने के लिए बना, और इसीलिए वहां अपन ने CO2 और लाइट रिएक्शन अलग जगह कर दी, डार्क रिएक्शन अलग जगह कर दी, मीजोफिल, बंडल शीथ सेल, वहां हमने कोशिकाओं में बांट दिया। एक ही समय में हो रही है, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं में हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही कोशिका में होगी, लेकिन समय अलग अलग होगा। बड़ी खास बात है यहाँ। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर देखिए कैम की जो क्रिया विधि है, मैं अगर इसको पूरी समझाने की कोशिश करूं, जो मैंने आपको बताया कैम पाथवे कैसे काम करता है। देखिए ये रंध्र बना रखा मैंने, आउटलाइन एपिडर्मिस में एक स्टोमेटा है। रात्रि में स्टोमेटा खुले हैं, रंध्र खुले तो CO2 अंदर आ जाएगी। यहाँ कोई बंडल शीथ सेल, मेसोफिल सेल का विभाजन नहीं है जैसा C4 में होता है। यहाँ सिर्फ मेसोफिल सेल है, जैसे C3 में भी मेसोफिल होती है, इसमें भी ये मेसोफिल की एक सेल बनाई। अब CO2 आई, रात का टाइम है, कोई लाइट रिएक्शन नहीं चल रही, कोई ATP NADPH2 नहीं बन रहा। यहाँ क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है इसको विघटित करके PEP बनाते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट में। या नाम भी पूरे नहीं लिखे, ये सब चीजें C4 पाथवे में आ चुकी हैं, इसलिए यहाँ मैं केवल आउटलाइन समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो स्टार्च से PEP बनता है रात के टाइम, और PEP क्या करता है, आने वाली CO2 को लेगा। एंजाइम कौन सा काम आएगा, वही पेपकेस, मतलब C4 जैसा ही बात है। पेपकेस जोड़ के क्या बना देगा, 4 कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ भी पहला स्टेबल कंपाउंड तो कौन सा बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होता है, मेलिक एसिड में। यही बात C4 में भी थी। अब C4 में क्या होता था, मेलिक एसिड तक का काम किसमें हुआ, मेसोफिल में, और फिर इसको प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हम बंडल शीथ में भेज देते। यहाँ ऐसा नहीं कर रहे,
यहाँ क्या कर रहे हैं, मैलिक एसिड को रिक्तिका में भेज देते हैं और रिक्तिका में इसका संचय जमाव कर लेते हैं। तो ये एसिड इकट्ठा होता है किसमें, रिक्तिका में। तो रात भर सिर्फ इतना काम चलेगा, CO2 का स्थिरीकरण हुआ, प्राथमिक स्थिरीकरण, मैलिक एसिड के रूप में इसको संचय कर लिया रिक्तिका, बस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिड निर्माण, एसिडिफिकेशन। अब जैसे दिन हुआ, सेम वही कोशिका है, वही मेसोफिल सेल है, वापस कोशिका नहीं बदली। अब स्टोमेटा हो गए बंद, तो बाहर से CO2 आना बंद हो गई दिन में। अब क्या करेंगे, तो जो रिक्तिका के अंदर मैलिक एसिड है वो निकलेगा, तो इसके आगे का भाग अब दिन में चलेगा। मैलिक एसिड टूटता है दो चीजों में, पायरुविक एसिड और CO2, यही था प्रोसेस C4 वाला। ठीक है, जो बंडल शीट सेल में चल रहा था वो अब यह दिन में चल रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये काम इसके साइटोप्लाज्म में हुआ है। यहां भी रिक्तिका से निकला साइटोप्लाज्म में और CO2 मुक्त करी, पायरुवेट बन गया। और ये जो CO2 है, ये हरित लवक में, ये जो बना रखा है ये हरित लवक है, हरित लवक में चल रहा है C3 चक्र। तो C3 चक्र तो यहां भी होगा, चाहे वो C4 पौधे हों, C3 पौधे हों या केम पौधे हों, सब में C3 चक्र, केल्विन चक्र सब में चलता है, ध्यान रखना। यहाँ C3 चक्र में अब ये RUBP ले रहा है, देखो इसको, और रूबिस को एंजाइम से फिर PGA बन के और ये ग्लूकोज बन गया। ये काम हरित लवक में हो रहा है एज यूजुअल। तो लगातार दिन में मैलिक एसिड निकलेगा, CO2 मुक्त करके पायरुवेट बनाता जाएगा। अब पायरुवेट क्या करेगा, वापस फास्फोइनोल पायरुवेट में बदलेगा, ये भी वही C4 वाला बात, और फास्फोइनोल पायरुवेट से वापस स्टार्च। तो रात में हमने जितना स्टार्च काम में लिया, दिन में वापस वो बन जाता है। तो हिसाब किताब बराबर। और इधर ये मैलिक एसिड निकलता निकलता मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, ये कम होती जाएगी CO2, और CO2 से फिर ये वापस जो है हरित लवक में आता जाएगा, और यहाँ पर ये केल्विन साइकिल चलती रहेगी। ये काम दिन में होता है, अब बाहर से CO2 की जरूरत ही नहीं। तो दिन भर ये एसिड यहाँ से कम होने लगेगा, इसको डीएसिडिफिकेशन कहेंगे। तो एक ही कोशिका में दिन और रात के समय के आधार पर फोटोसिंथेसिस को बांट दिया गया। आमतौर पर प्राथमिक फिक्सेशन CO2 का जो लीव मेसोफिल में हो रहा था, किसमें, C4 में, वो यहाँ रात में हो रहा है। फिर उसके बाद ये मैलिक एसिड जो जाता था बंडल शीट सेल में, और वहां जो काम हो रहा है वो वहां हो रहा है दिन में। अब समझ में आ रही बात। तो वहां हमने थोड़ा अलग तरीके से बात की थी, यहाँ अब हम दिन और रात के हिसाब से इसको बांट दिया। तो ये प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, प्रोसेस वही C4 वाला ही है, बस ये कि मैलिक एसिड तक रात में होता है, ये इकट्ठा होता है, मैलिक एसिड से आगे का भाग दिन में होता है, ये अलग होता है। मतलब दिन और रात के हिसाब से ये बटा हुआ है पूरा प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी नहीं है, आपको कोई क्रेंज एनाटोमी नहीं बता। यहाँ मेसोफिल सेल ही है, बंडल शीट होती ही नहीं। तो एनाटोमी तो बिल्कुल किसकी, C3 जैसी है। C3 में मेसोफिल होता है, तो क्रेंज एनाटोमी नहीं है। तथा इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, जो रात्रि में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। ये स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव। ठीक है, और जो दिन में खुलते हैं रात में बंद रहते हैं वो फोटो एक्टिव होते हैं, वो अलग चीज है। ज्यादातर पौधों में वही मिलते हैं, ये विशेष पौधों में मिलते हैं। अब रात में और दिन में क्या काम हुआ, मैंने थोड़ी सी इसकी थ्योरी समरी में लिख दी। रात्रि में देखो क्या हुआ, रंध्र खुले रहते हैं, CO2 मेसोफिल सेल में प्रवेश करती है। ठीक है, रंध्र खुले हैं, CO2 मेसोफिल में आएगी, और CO2 का प्राथमिक फिक्सेशन मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। अब देखो ये चीज पूरा का पूरा आपका वही C4 वाला ही है, कि अब CO2 आ गई मेसोफिल में और उसका फिक्सेशन साइटोप्लाज्म में होगा। फिक्सेशन कौन करेगा, पेप्केज। क्या बनाएगा, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। प्रक्रिया C4 पाथवे के समान होती है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो बाद में मैलिक एसिड में बदल जाएगा। तो यहां तक का पूरा प्रोसेस वही है मेसोफिल में जो होता है। मैलिक एसिड रिक्तिका में इकट्ठा हो जाएगा, एसिडिफिकेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन, रिक्तिका में इकट्ठा। अब रात में सिर्फ इतना काम हुआ, यही मैंने आपको उधर बताया था। अब दिन हुआ तो रंध्र बंद हो गए, CO2 का प्रवेश बंद। अब क्या होगा, मैलिक एसिड रिक्तिका से निकलेगा, विघटित होगा, पायरुवेट और CO2 मुक्त करेगा। समझ गए, CO2 हरित लवक में C3 चक्र में उपयोग हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट वही शर्करा बन जाएगी। अब यहाँ पर बाकी का डार्क रिएक्शन का भाग चलेगा। और हाँ, लाइट रिएक्शन भी यही चल रही, दिन में ही मेसोफिल सेल के हरित लवक में लाइट रिएक्शन भी चलेगी। यानी कि जो ATP हमें चाहिए, जो NADPH2 चाहिए, ये सब तो कब बनेंगे, दिन में ही बनेंगे, और उसी कोशिका में बनेंगे जिसमें आप CO2 का भी उपयोग कर रहे हो। मतलब देखो प्रोसेस तो C4 जैसा, लेकिन पूरा C4 जैसा भी नहीं। C4 में तो लाइट रिएक्शन मेसोफिल में, तो डार्क रिएक्शन बंडल शीट में है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही मेसोफिल में है, बट दिन में है, और रात में ये CO2 फिक्सेशन अलग से है। तो ये प्रोसेस थोड़ा C4 से अलग है। ठीक है,
और दिन में मेसोफिल सेल के हरित लौह में लाइट रिएक्शन भी चलेगी और दिन के समय रिक्तिका में मैलिक एसिड कम होता जाएगा, इसको डी एसिडिफिकेशन कहेंगे। तो ये देखो C3C4 का एक हाइब्रिड हो गया। पौधे की एनाटॉमी C3 जैसी कोई क्रेंज एनाटॉमी नहीं है, लेकिन CO2 स्थिरीकरण का काम किसके जैसा, C4 जैसा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनना, मैलिक एसिड बनना। लेकिन लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन एक ही कोशिका में होती है जैसे C3 में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहीं पर ही ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन भी तो निकलेगी, लाइट रिएक्शन है तो O2 भी निकलेगी, ये O2 भी निकाल रहे हैं यहीं पर, और यहीं हम C3 चक्र भी चला रहे हैं, तो क्या यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होगा? बिल्कुल होगा। फोटो रेस्पिरेशन तो तब नहीं होता जब ऑक्सीजन कहीं और निकलती है और C3 चक्र कहीं और चलता। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, C4 का प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के उद्देश्य से था, इसलिए वहां दो कोशिकाओं में बांटा। ये प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि ये रात में स्टोमेटा खिल रहे पानी बचाने के उद्देश्य से। यहाँ उद्देश्य अलग है, इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत फोटो रेस्पिरेशन होगा, हो सकता है। हालांकि यहाँ बराबर मैलिक एसिड निकल के CO2 अच्छी खासी उपलब्ध रहेगी, फिर भी फोटो रेस्पिरेशन की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। वो जो है C4 पाथवे स्थान के हिसाब से बटा है, केम पाथवे समय के हिसाब से बटा है। एक ही कोशिका में अलग अलग समय पे अलग अलग काम, और वहां क्या हो रहा है, एक ही समय में अलग अलग कोशिका में अलग अलग काम हो रहा है। C4 में समझ में आ गई बात, और C3 में एक ही समय में एक ही कोशिका में सारा काम हो रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये केम पार्ट है, इसकी कुछ मेन चीजें और ध्यान रख लें। केम पौधे में एक ही मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों होती है, अतः C4 जैसी प्रक्रिया होने के बावजूद भी यहाँ फोटो रेस्पिरेशन का काम जरूर होगा, फोटो रेस्पिरेशन भी होगा। हालांकि C3 की तुलना में केम पौधों में फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, क्योंकि मैलिक एसिड सतत रूप से विघटित होकर अच्छी खासी CO2 देता रहेगा। मैलिक एसिड विघटित होकर CO2 दे रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन C3 जितना नहीं होगा, नुकसान होगा लेकिन कम होगा। तो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन की संभावना रहेगी, लेकिन C3 जितनी भी नहीं रहेगी और C4 की तरह जीरो भी नहीं रहेगी, क्योंकि कोशिका एक ही, वहीं पर ही लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों हो रही। यही लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बन रही है, डार्क रिएक्शन में रूबिस्को है, तो संभावना तो है, लेकिन हालांकि ठीक है, CO2 भी बराबर खूब आती जा रही। C4 पाथवे के समान ही केम पाथवे में एक ग्लूकोज के निर्माण, अब देखो प्रोसेस तो C4 वाला है, तो यानी कि ऊर्जा जो खर्च होगी एक ग्लूकोज के निर्माण में वो C4 की तरह होगी, यानी कि कितने 30 ATP और 12 NADPH2 खर्च होंगे। C4 में यही बताया था आपको। खर्चा तो किसके जैसा हो रहा है, C4 जैसा, लेकिन काम C4 जैसा नहीं हुआ। फोटो रेस्पिरेशन तो तब भी हुआ ना, तो ये तो दोनों तरफ से नुकसान है। खर्चा भी ज्यादा कर लिया और फिर भी फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छी क्षमता से नहीं हुआ, वहां फोटो रेस्पिरेशन भी हो गया। ठीक है, तो एक CO2 के स्थिरीकरण में 5 ATP 2 NADPH2 जो C4 में लगता है वही का वही होगा। तो आधारभूत पाथवे C4 वाला ही है, लेकिन दिन और रात के हिसाब से बांट दिया गया इसको। ठीक है, केम पाथवे एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, जो दिन में रंध्रों को बंद करके जलहास को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ उद्देश्य जलहास कम करना है, और इसीलिए ये स्टोमेटा रात को खोले जा रहे हैं ताकि जल कम निकले, और इसी तरह इसी के बेस पर फोटोसिंथेसिस को भी हमने बदल दिया। तो ये एक विशेष प्रकार का मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, केम पौधों में एक और विशेष बात क्या है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन के दो मुख्य एंजाइम है, पेप्केज और रूबिस्को। पहला कार्बोक्सिलेशन कौन करता है, पेप्केज, दूसरा रूबिस्को करता है C4 में। C3 में पेप्केज होता ही नहीं है। यहाँ पर पेप्केज और रूबिस्को दोनों है, लेकिन C4 से अंतर क्या है, C4 में पेप्केज अलग कोशिका में मेसोफिल में और रूबिस्को किसमें, बंडल शीट में, अलग अलग कोशिका में, अलग अलग जगह पर है। लेकिन यहाँ पेप्केज और रूबिस्को एक ही सेल यानी मेसोफिल सेल में होती है। पेप्केज भी उसी में है, रूबिस्को भी उसी में है। उसी कोशिका में लाइट रिएक्शन भी हो रही है, उसी में डार्क रिएक्शन भी हो रही है, बस केवल दिन रात के हिसाब से थोड़ा बट गया है, इसलिए तो फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाता है। आई बात समझ में? तो केम पाथवे का पर्पस अलग है, इसको बनाने का उद्देश्य हमारा अलग है। अब मैं इसी चीज को थोड़ा समराइज करूं तो देखिए, C4 पौधों में लाइट रिएक्शन व डार्क रिएक्शन को अलग अलग कोशिकाओं में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं में किया गया है। यहाँ फोटोसिंथेसिस स्थान या कोशिका के आधार पर बांटा गया है, जिससे कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो। तो C4 का उद्देश्य फोटो रेस्पिरेशन बचाना है, फोटोसिंथेसिस की क्षमता बढ़ाना, और इसीलिए लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को अलग अलग कोशिका में बांट दिया। लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल में, डार्क रिएक्शन बंडल शीट सेल में। इसको स्पेटियल सेपरेशन कहते हैं, स्पेस के आधार पर सेपरेशन, स्पेटियल सेपरेशन। लेकिन केम में ऐसा नहीं है। केम पौधों में फोटोसिंथेसिस समय के आधार पर बांटा गया है, दिन और रात के हिसाब से।
इसे टेम्पोरल सेपरेशन, जो समय के आधार पर पृथक्करण, उसको टेम्पोरल कहते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना। जिसमें CO2 का स्थिरीकरण रात्रि में, व लाइट रिएक्शन, डार्क केल्विन चक्र, ये सब कहाँ होगा? दिन में किया जाएगा, ये दिन में हो जाएगा। और यहाँ जलहास को कम करने का मुख्य अनुकूलन है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। तो पाथवे C4 जैसा है, लेकिन जलहास कम करना, ऑक्सीसार कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता रात्रि में है, इसलिए वहां स्थिरीकरण रात में और बाकी काम दिन में होता है। इस तरह से इसको बांट करके काम किया गया है। ये जिन परिस्थितियों में होता है वहां के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ओके, और अगर हम थोड़ी सी बात करें इसमें, तो ये थोड़ी सी कंपैरिजन अब तीनों प्रकार के पौधों में हमने बताई है, C3, C4 और कैम। प्रकाश संश्लेषणी दक्षता सबसे ज्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस किसमें? C4 में, उसके बाद C3 और सबसे लास्ट में कैम। अब ये क्या बात हुई? कैम पाथवे में C4 चक्र ही तो चल रहा है, फिर इसकी क्षमता C3 से भी कम क्यों? अब कारण समझना। C4 में ATP का खर्चा ज्यादा हुआ, C3 में 12 NADPH और 18 ATP लगते हैं एक ग्लूकोज में, C4 में आके 30 ATP हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा लगे, लेकिन क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो कुल मिलाकर तो लाभ ही हुआ हमें, इसलिए इसकी क्षमता सबसे ज्यादा। अब कैम में क्या हुआ? खर्चा तो हो गया C4 जैसा, ATP लगे 30, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन तो तब भी नहीं रुका, वो भी हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ATP ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन हम रोक भी नहीं पाए, तो ओवरऑल इसकी क्षमता तो C3 से भी कम हो जाएगी। क्या आप खर्चा बढ़ा लिया और आप बचत कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए C3 से भी कम रहेगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये पौधे उगते हैं वहां के हिसाब से यही एक रास्ता है, और ये अपना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और जलहास भी कम कर लेते हैं। फिर हमने C4 में भी एक वाटर यूटिलाइजेशन, जल उपयोग दक्षता भी बताई थी, कि जल को कौन कितना अच्छे से उपयोग कर पा रहा है, कि जितना जल अवशोषित हो रहा है वो कितना यूज करके कितना नुकसान बचा रहा है। तो ये ध्यान रखना, C3 में तो स्टोमेटा पूरे खोलने पड़ते हैं दिन में ताकि वो ज्यादा CO2 ले सके, तो इसलिए उसमें तो जलहास सबसे ज्यादा है। C4 वाला जल कास को कम करने के लिए आंशिक रूप से स्टोमेटा आधे बंद कर देता है, तो भी उसका फोटोसिंथेसिस बढ़िया होता है और जलहास भी रोक देता है, तो उससे बढ़िया है। और कैम वाले तो पूरे ही क्या कर रहे हैं? स्टोमेटा बंद कर देते। तो सबसे अच्छा जो जल उपयोग क्षमता है वो कैम की उल्टा हो जाएगा। उसके बाद C4 की, और सबसे बेकार किसकी? C3 की। C3 में सबसे ज्यादा जलहास है, उसके बाद C4 में और कैम में और भी कम। कैम वाले तो स्टोमेटा ही बंद रखते हैं दिन में, इसीलिए। ठीक है, वाटर लॉस की अगर बात करें तो ये इसका उल्टा, ये जल उपयोग दक्षता है। मतलब यहाँ पर वाटर लॉस की बात करें तो सबसे ज्यादा C3 में वाटर लॉस ज्यादा, तभी तो क्षमता सबसे कम। जल उपयोग क्षमता कम हो गई जब लॉस ज्यादा कर रहे हो, उपयोग कहां कर रहे हो। और C4 वाला बीच में ही रहेगा इनके, और कैम पाथवे में जलहास सबसे कम है, इसीलिए तो जल उपयोग क्षमता सबसे ज्यादा है उसकी। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, और इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये एडेप्टेशन है एक तरह का पौधों में। मरुद्भिद पौधों में, शुष्क जलवायु में, डेजर्ट में मिलने वाले ये पौधे हैं जो अपने जलहास को बचाना उनके लिए एक सर्वोपरि काम होता है, और उसी के उद्देश्य से उन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस को भी एडजस्ट कर लिया। हालांकि इस फोटोसिंथेसिस की क्षमता हो सकता है दूसरे पौधों से कम हो, लेकिन जल बचाना उनके लिए बड़ा जरूरी है। तो C4 पाथवे को ही अपनाया, बट C4 पाथवे को जलहास के उद्देश्य से थोड़ा और रूपांतरित किया गया, और कुछ काम रात्रि में और बाकी का काम दिन में, एक ही कोशिका में दोनों काम तीनों रात समय के हिसाब से अलग अलग किए गए। ठीक है, C4 में जबकि क्या था कि काम को एक ही समय में कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कोशिका में कर रहे हैं। कैम में क्या है, काम को एक ही कोशिका में कर रहे हैं लेकिन अलग अलग समय पे कर रहे हैं। और C3 पौधे बिल्कुल अलग है, वहां एक ही समय में और एक ही कोशिका में काम हो रहा है। तो तीनों का अंतर अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, माना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर में, लेकिन ये छोटा सा 10-20 मिनट का भाग है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ये चीजें आपके जब आप एडेप्टेशन पढ़ोगे ना कहीं भी, इकोलॉजी में जहां भी, वहां काम आएंगे। और हमें ये पता भी तो चले ना कि प्रकृति देखो किस तरह से अपने फोटोसिंथेसिस को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलती है। और हमने डार्क रिएक्शन में ये विविधताएं देखी। पहले हमने मुख्य प्रोसेस C3 पढ़ा, केल्विन चक्र। उसके बाद हमने C4 और कैम की बात करी कि ये विविधता जो जैसी मांग थी उसके हिसाब से किया गया, चाहे आपको फोटो रेस्पिरेशन कम करना हो या जलहास कम करना हो, अलग अलग तरह से इसको विकसित किया गया है। ओके, तो इसका भी एक ब्रीफ पार्ट जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।